दोस्तों, आज आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल वे टू प्रिपरेशन पे। आज हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए साइंस सवालों के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में आरआरबी ग्रुप डी के लिए और आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो गए। चलिए आप लोग से दोस्तों है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ वीडियो से साथ बने रहें। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, मोल के थ्रू से हम लोग नापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जो डीआरडीओ के द्वारा उसको विकसित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि उबंटू क्या है। उबंटू एक वेब ब्राउजर है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, नंबर सी मालवेयर है, या ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिसका सही आंसर है उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काई, यानी कि लाइकेन जो है वो सहजीवी संबंध को दर्शाता है। कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं, है ना। कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं, और शैवाल के अध्ययन को, है ना, शैवाल के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी, PHYCOLOIGO, यानी कि कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स कौन है, एक विषाणु जनित रोग है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स वेरिसोला जोस्टर वायरस नाम से होता है, और टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है, हैजा भी जीवाणु जनित रोग है, और तपेदिक यानी कि टीबी वो भी एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि वो भी एक बैक्टीरिया जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्वात, यानी कि ध्वनि को पहुंचने के लिए किसी के माध्यम की जरूरत है, और निर्वात मीन्स होता है कि कोई माध्यम नहीं, यानी कि वैक्यूम, यानी कि ध्वनि हम तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई माध्यम की जरूरत होती है, और निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है ना, और उनको गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 8, सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेशम की खेती से संबंधित हमको सेरिकल्चर बोलते हैं। मछली पालन से संबंधित क्या होता है, उसको पीसीकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी पालन से क्या बोलते हैं हम लोग, उसको एपीकल्चर बोलते हैं, यानी कि मधुमक्खी पालन के लिए एपीकल्चर और मछली पालन के लिए पीसीकल्चर हम लोग बोलते हैं। और विटीकल्चर मीन्स होता है कि अंगूर के अध्ययन के लिए, उसको हम लोग विटीकल्चर बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कि यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 60 केजी ही होगा। यानी कि द्रव्यमान कहीं पे भी चले जाने पर द्रव्यमान नहीं बदलता है, बदलता है भार। यानी कि पृथ्वी का भार चंद्रमा के पे जाने पे 1/6 हो जाता है। सपोज कीजिए अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर 60 किलो है और चंद्रमा पर चले जाएंगे तो उसका 1/6, यानी कि वहां उसका भार 10 किलो होगा। वो गुरुत्वीय त्वरण के कारण होता है। ऐसा याद रखिएगा कि द्रव्यमान कहीं भी जाइएगा तो चेंज नहीं होगा, जैसा है उतना ही वो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि कंप्यूटर के किस भाषा भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू। सेट नंबर दूसरा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेट नंबर दूसरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पी रोम। पी रोम क्या होता है, वो सहायक मेमोरी नहीं होता, वो कंप्यूटर में इनबिल्ट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी वो रहता है। और सीडी रोम, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी, ये सब क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का परमाणु ऊर्जा स्टेशन का स्थापना कब किया गया था। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1969 में परमाणु ऊर्जा स्टेशन विभाग का स्थापना किया गया था। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1969 में किया गया था। भारत में कितने परमाणु ऊर्जा भी हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा की संख्या अभी 22 है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा। क्या था उसका,
अप्सरा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था। और भारत में भी कुल 22 परमाणु रिएक्टर हैं जो कि परमाणु ऊर्जा से चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान अदिश राशि, अदिश राशि में क्या से परिमाण को हम लोग उसमें नापते हैं, उसमें दिशा नहीं होते हैं। कुछ हम लोग जो उदाहरण बता रहे हैं जो कि अदिश राशि है, दूरी है ना, दूरी भी अदिश राशि है, चाल भी अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है, कार्य भी अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, तापमान अदिश राशि है। और कुछ उदाहरण हम लोग बता देते हैं जो कि सदिश राशि है, जिसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए सदिश राशि में कौन कौन आएंगे? सदिश राशि में आएंगे विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेश, ये सब सदिश राशि में आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, बॉयल के नियम के अनुसार से। किसके नियम के अनुसार से? बॉयल के नियम के अनुसार से। किसी नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का अध्ययन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बॉयल के नियम के अनुसार से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगला सेट नंबर हम लोग 3 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले लोगों को हम सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता बोलते हैं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए बी ग्रुप क्या है, वो सभी से ब्लड ले सकते हैं। इसका और हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं कि सर्वदाता किसको बोलते हैं हम लोग, ओ नेगेटिव को हम लोग सर्वदाता बोलते हैं, है ना, यानी कि सर्वदाता किसको बोलेंगे, ओ नेगेटिव को हम लोग सर्वदाता बोलेंगे। उसी तरह और कार्ल यानी कि एक है वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने ब्लड समूह को जिन्होंने अलग किया था, इसका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर, जो कि रक्त समूह को अलग किए गए थे। 1 नंबर का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी ए बी, जो कि सार्वभौमिक प्राप्त करता है, और नेगेटिव होता है जो कि सबको ब्लड वो दे सकते हैं, यानी कि सर्वदाता उनको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की थी, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी, उसको बोलते हैं डी डुबे 1975 में, यानी कि लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा 1975 में किया गया था। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत एम जे स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर था एक कोशिका। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि थुम्बा को डैश की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्चर के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स के कारण ही थुम्बा को हम लोग रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए चुना गया था, जिसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन 1972 को स्थापना हुआ था उसका। इसरो की स्थापना कब हुआ था, है ना, इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कि पित्त डैश द्वारा सर्वाहित होता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पित्त जो है वो यकृत के द्वारा सर्वाहित होता है। पित्त कहाँ से सर्वाहित होता है? यकृत के द्वारा सर्वाहित होता है। और अग्नाशय है ना, अग्नाशय से क्या होता है? अग्नाशय का एक भाग होता है लैंगरहैंस द्वीपिका से इंसुलिन सर्वाहित होता है, जिसको हम लोग बीटा कण से सर्वाहित होता है। अमाशय से क्या सर्वाहित होता है? अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl सर्वाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कि नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता / टेढ़ापन डैश का कारण बनता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष का कारण बनता है नेत्र की अत्यधिक वक्रता या फिर टेढ़ापन उसका हो जाना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इसका उपचार किस लेंस के कारण होता है? निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस का यूज करके उसको उपचार करते हैं। इसका एक ट्रिक है कि निकट, है ना, निकट इसका ट्रिक है, यानी कि निकट यानी कितने अक्षर है इसमें? नी को ट, यानी कि 3 अक्षर है, तो लेंस कितने अक्षर वाले लगेंगे? 4, यानी कि अवतल, है ना, अवतल लेंस लगेंगे, यानी कि जिसका निकट दृष्टि दोष होगा उसको अवतल लेंस से उपचार किया जाएगा। जिसका दूर दृष्टि यानी कि 2 अक्षर हो गया दूर, तो इसमें क्या लगेंगे? 3 अक्षर वाला लेंस यूज होगा, यानी कि उत्तल लेंस से इसका उपचार किया जाएगा। चलिए सही आंसर 5 का क्या हो गया? 5 का हो गया ए, निकट दृष्टि दोष, जिसका उपचार के लिए हम क्या यूज करते हैं? अवतल लेंस यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गूगल एक वेब ब्राउजर नहीं है। बाकी सभी जो है, ऑप्शन बी में सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, वो सब वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, गूगल नहीं है।
वेब ब्राउजर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कि चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CaOH2, है ना। चूने चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या है? CaOH2। और हम लोग CaCO3 को क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। यानी किसको? CaCO3 को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। और ऑप्शन 7 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सेट नंबर 4 का, जो कि एग्जाम में आया हुआ है NTPC CBT 1, जो कि पिछले बार जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ साइंस के सवालों को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग 10 होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लगभग 2 होता है नींबू का पीएच मान का वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7 कि बायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मर्केंसिया, है ना। बायोफाइटा मीन्स क्या होता है कि पौधे वर्ग के उभयचर को बोलते हैं। उभयचर मीन्स जो स्थल पर भी मिलते हैं और पानी में भी मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मर्केंसिया। एक उदाहरण है बायोफाइट का, जो कि पौधे जगत के बोलते हैं, यानी कि स्थल पर भी मिलते हैं और पानी में भी मिलते हैं। इसका एक मर्केंसिया है। और एक और इसका उदाहरण है मॉस। मॉस भी होता है, वो भी उभयचर प्राणी, मतलब उभयचर जाति के हैं, यानी कि बायोफाइटा के ही में ही उसका एग्जाम्पल के तौर पर एक मॉस है और एक तीसरा है मर्केसिया, जो कि बायोफाइटा श्रेणी से संबंधित रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्रृंखला में 4 प्रतिरोधों जिसमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम प्रतिरोध कितना बनाया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 ओम, है ना। इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होगा कि अगर हम लोग रेजिस्टेंस का सीरीज यानी कि श्रृंखला में लिखेंगे तो क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना भी दिया रहेगा, प्लस R4, है ना। यहाँ पे 4 है तो, और R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, सब का एलसीएम लेंगे तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, यानी कि 4 कट के 1 ओम बचेगा। इसका सही आंसर हो गया 1। उसी तरह अगर वो बोले कि समानांतर में है, ये तो श्रृंखला में था, अगर समानांतर में बोलेगा मतलब R यानी कि समांतर, यानी कि पैरेलल, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पैरेलल में, तो उसको लिखने के लिए क्या होता है? 1/RP, बट इसका इक्वल में होगा 1/R1, यानी कि R1 का जो वैल्यू दिया रहेगा प्लस 1/R1, 1/R3, इसी तरह करके जितने भी रेजिस्टेंस दिए होंगे सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसका RP का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, और इसका RP का वैल्यू आ जाएगा 16। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि श्रृंखला में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाइथन एक डैश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मालवेयर क्या है? मालवेयर एक वायरस है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम तो जानते हैं आप लोग, एंड्रॉइड मोबाइल यूज़ करते हैं। वेब ब्राउजर क्या है? सफारी हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, हम जिससे सर्च करते हैं बहुत सारे चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मायोपिया व्यक्ति की दृष्टि को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? मायोपिया मीन्स होता है निकट दृष्टि दोष, है ना। निकट दृष्टि दोष यानी निकट, एक हम लोग आपको ट्रिक बताए थे, निकट दृष्टि दोष, यानी कि 3 अक्षर है इसमें। यानी कि कौन सा लेंस यूज होगा? अवतल लेंस यूज होगा, है ना। अवतल लेंस यूज होगा। अवतल लेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस, है ना। अवतल लेंस को क्या बोलेंगे हम? अपसारी लेंस बोलेंगे। जिसका तो इसमें अपसारी लेंस कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है अपसारी लेंस। दूरदृष्टि, दूरदृष्टि क्या बोलते हैं कि दूर, दो ध्रुव करो, 2 अक्षर है। लेंस कौन वाला होगा? 3 अक्षर वाला लेंस होगा, यानी कि उत्तल लेंस, उसका हम लोग उपचार करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? इंटेल क्या हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या है? वो प्रोसेसर है। i5, i3, i7, i10, ये सब का जो है वो क्या है? प्रोसेसर का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्या है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस है, इस कौन कौन से देश इसको मिलकर बनाया है? इसको देश मिलाया है इंडिया और रशिया मिलके ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है ना। इंडिया का नाम ब्रह्मो मैंने ब्रह्मपुत्रा के नाम पर, और रशिया में एक नदी बहती है मोश, दोनों का नाम मिला के ब्रह्मोस क्रूज, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि इंडिया और रशिया मिलके बनाया है, जो कौन? जमीन से जमीन मार करने वाली मिसाइल है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि थायमिन की कमी के कारण होता है। बेरी रोग थायमिन की कमी के कारण होता है। चलिए विटामिन ए की कमी से क्या कारण होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन सी के कारण क्या होता है? घाव को जल्दी नहीं भरना, मसूड़ा सड़ जाना। उसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का एस्कर्बी एसिड। विटामिन डी का क्या नाम है? रासायनिक नाम हो जाएगा उसका कैल्सिफेरॉल। उसका कमी से क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है, हड्डी कमजोर हो जाता है। वो क्या रिकेट्स किस में होता है? बच्चों में होता है। और विटामिन ई का नाम क्या है? रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। और विटामिन के का क्या नाम है? इसका रक्त थक्का नहीं जमने देता है उस विटामिन की कमी के कारण, उसका नाम है फियोक्लोविनिन।
है ना, उसका विटामिन के का रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित मानव रोग में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टाइफाइड जो कि है जीवाणु रोग यानी कि बैक्टीरिया से। हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है ना, उसको हम लोग वायरस से होता है। चलिए अगला सेट नंबर में देखते हैं। सेट नंबर 6 में क्या है कि निम्नलिखित में से तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेशकों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल, है ना। मेरुरज्जु से हम लोग क्या, शरीर ब्रेन से यानी कि मस्तिष्क से सिग्नल आता है, पूरे शरीर को हम लोग भेजते हैं और पूरा शरीर से जो भी सिग्नल होता है उसको वापस हम लोग ब्रेन में भेजते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? मेरुरज्जु। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गगन। गगन एक क्या है? उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली गगन है। गगन का एक फुल फॉर्म है गगन। जी से जीपीएस, है ना। ए से हो गया एडेड, AIDE एडेड। जी से जीपीएस, एडेड से जी से जियो। ऑगुमेंटेड, AUGMENTED ऑगुमेंटेड। नेविगेशन, एन से नेविगेशन, है ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लोग बोलते हैं गगन। जी से जीपीएस, ए से एडेड, जी से जियो, ए से ऑगुमेंटेड और एन से नेविगेशन। चलिए नाग क्या है? नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है ना। नाग क्या है? एक एंटी टैंक मिसाइल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन हम लोग प्लास्टिक में उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेटाजोआ को, है ना। मेटाजोआ को हम लोग प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कि भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन था। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अभी हम लोग बताए थे कि भारत में प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन था? अप्सरा। दूसरा कौन है? साइरस, जो कि 1960 में हुआ था। तीसरा था पूर्णिमा प्रथम, है ना। ध्रुव भी क्या है? एक नाभिकीय रिएक्टर है जो कि 1985 में उसको बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरा पौधा। क्या है? अजैविक घटक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक क्या है। ट्रैकर बॉल क्या होता है? वो एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? वो एक इनपुट डिवाइस होता है। ट्रैकर बॉल, कंप्यूटर माउस, कीबोर्ड, ये सब क्या होता है? इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या है? आउटपुट डिवाइस जिससे हम लोग रिजल्ट हो जाए, जैसे कि मॉनिटर हो गया, है ना, प्रिंटर है, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कि निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप, है ना। सरीसृप क्या है? अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है, जिसमें से कौन हो गया? सरीसृप हो गया, यानी कि रेप्टाइल ग्रुप। चलिए अगला सेट नंबर देखते हैं। सेट नंबर 6। इसका पहला क्वेश्चन है कि 1 बिलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिसे हम चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस बिलियन में क्या कहते हैं? उस विलियन में क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, जिसके उस पानी का रंग दूधिया हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मीथेन का प्रतीक क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं, है ना। और इसका उपयोग मवेशियों का मुख और दलदली पौधे एवं धान का खेत होता है ना, कि धान के खेत में सबसे ज्यादा मीथेन मिलता है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3 कि कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, है ना। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग इसका पूर्ण रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है कि बल की SI यूनिट क्या होती है ना। बल की SI यूनिट क्या होगी? बल का SI यूनिट हम लोग क्या नापते हैं? न्यूटन से। किससे नापते हैं हम लोग? बल का SI यूनिट न्यूटन है। दाब का क्या है? पास्कल है ना। दाब सब किसका SI यूनिट? पास्कल है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक 273.15 के, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा होता है, जहां जल का हिमांक बिंदु रहता है। और सेल्सियस पैमाने पर पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तथा क्वथनांक कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे क्वथनांक, यानी कि पानी खौलने लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 6 की भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित यानी कि कब छोड़ा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि उसमें छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को, यानी कि दोनों 19 जगह है, थोड़ा सा याद करने के लिए। 19 अप्रैल 1975। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था? अप्सरा था, ये भी बताया आपको। अब भारत का प्रथम प्रक्षेपात्र कौन है? मतलब जिससे ले गया गया, यानी कि ले जाया गया ना, इसको प्रक्षेपात्र बोलते हैं, पृथ्वी है।
ये तो 1975 में छोड़ा गया था। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि गगनयान किसे लेके गया, चंद्रयान 2 जीएसएलवी मार्क 3 लेके गया, उसी तरह उसको जो ले जाने वाला प्रक्षेपास्त्र था वो पृथ्वी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में कि कोशिका की खोज किसने की थी, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी, है ना। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कौन, तंत्रिका कोशिका होता है सबसे लंबी। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया गया था, स्लाइडेन और स्वान ने किया गया था कोशिका का सिद्धांत का खोज। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुंडलकुलम। सबसे नया नाभिकीय संयंत्र है कुंडलकुलम, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में है। राजस्थान, राजस्थान परमाणु ग्रीक है, रावत भाटा जिसको बोलते हैं, वो कहाँ है, राजस्थान में ही है। काकरापारा कहाँ है, गुजरात में है। ये सब परमाणु रिएक्टर है। तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना। तारापुर कहाँ है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9, बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइकस बेलेसिस बेंगलेसिस। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइकस बेंगसिस। चलिए अगला सेट नंबर देखते हैं, सेट नंबर 7, कि मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है, कौन सा उत्पादन करता, कौन करता है उत्पादन, मानव पित्त रस, जिसको करता है यकृत करता है। कौन करता है इसको, यकृत करता है। मानव शरीर में पित्त रस का उत्पादन यकृत करता है। और यकृत मानव शरीर का सबसे लंबी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, है ना। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी के फॉर्म में, यानी कि 0 1। बाइनरी में दो ही नंबर होते हैं, एक 0 और एक 1। फूल में गर्भ केसर डैश है, यानी फूल में गर्भ केसर क्या होता है, एक नर प्रजनन अंग है, मादा प्रजनन अंग है, या उभयलिंगी या फिर एकलिंगी है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक मादा प्रजनन, यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि मादा प्रजनन अंग है, यानी कि फूल गर्भ केसर एक मादा प्रजनन अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसने किया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स गॉस्लिक, है ना। क्या बोलते हैं उसको, जेम्स गॉस्लिक के द्वारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया गया था। जावा को 1995 में सन माइक्रो सिस्टम के जावा प्लेटफॉर्म के एक मुखव्य के रूप में रिलीज किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये विषाणु से होता है, यानी कि एक वायरस है। हेपेटाइटिस एक वायरस है। हेपेटाइटिस से क्या प्रभावित होता है, कौन सा, यकृत अंग प्रभावित होता है। चलिए और वायरस से होने वाले कुछ बीमारी के नाम सुन लीजिए, खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स इत्यादि क्या होते हैं, वो वायरस से होने वाली बीमारी के नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अभी जस्ट पहले हम थोड़ा पहले आपको बताया था कि डिटेल डिस्कशन में कि तारापुर में सबसे भारत का पहला परमाणु नाभिकीय संयंत्र स्थापित किया गया था, तारापुर में स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में कि धातु के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तन्यता, मतलब कितने उसको लंबा हम तान के खींच सकते हैं, उसको तन्यता ही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि इनसेट आईबी को कब शुरू किया गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1983 को इनसेट 1B को शुरू किया गया था। चलिए वो यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट, यानी कि 1983 में इनसेट 1B 1983 को शुरू किया, जिस टाइम भारत वर्ल्ड कप जीत के लाया था क्रिकेट में 1983 में। जब भारत का मंगलयान 5 नंबर 2013 को प्रक्षेपण यान PSLV-C 25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ गया था। चंद्रयान पहला कब हुआ था, यानी कि चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था, 2008 में लॉन्च किया गया था चंद्रयान प्रथम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रयान प्रथम 2008 में लॉन्च किया गया था। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक भी शेयर करके और लाइक जरूर बटन दबा दें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुण धर्मों से संबंधित है, जिसका सही आंसर है प्रकाशीय की हाइड्रोस्टेटिक शाखा स्थित तरल पदार्थों के गुण धर्मों से संबंधित है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशीय, जिसका सही आंसर है प्रकाशीय। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7.35 से लेकर 7.45 तक, यानी कि मानव शरीर का पीएच रेंज उसको बोलते हैं, वहां से यहाँ तक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यानी क्वेश्चन नंबर सेट 8 का क्वेश्चन नंबर पहला है कि हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडिपोज उत्तक, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिपोज उत्तक बोलते हैं, है ना, कि हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है, ऑप्शन बी, एडिपोज उत्तक को हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पीछे हम लोग डिस्कस में बात किए थे कि 22 ऊर्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी पूरा इंडिया में 22 काम कर रहे हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। अन्य नाम को क्या बोलते हैं न्यूटन की गति का तीसरा, यानी कि और बोलते हैं उसको जड़त्व का नियम, यानी कि पहला नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कि टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूची वृक्ष। किससे निकाला जाता है टैक्सोल, सूची वृक्ष से टैक्सोल निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि GSAT-31 क्या है। GSAT-31 एक दूर संचार उपग्रह है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूर संचार उपग्रह है GSAT-31। GSAT-31। चलिए सेट नंबर 9 में देखते हैं कि फूलों के, चलिए सेट नंबर 9 में है पहला क्वेश्चन है कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचनाओं को क्या कहा जाता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बीजाणु उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बीजाणु बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जिसका क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि LIFO, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्यूज। फ्यूज को क्या बोलते हैं हम लोग, कि सुरक्षा उपकरणों में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण को हम लोग फ्यूज बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, है ना, मतलब IQ मानव में होता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स में IQ। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, यानी कि IQ। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुम्मालापल्ली खदान, जो कि यूरेनियम के भारतीय खदानों, दुनिया के सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है। ये खदान कहाँ पे है, तुमलापल्ली खदान, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। कहाँ पे स्थापित किया गया था, अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं, और इन जीव को क्या कहते हैं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है ऑटोट्रॉप्स, यानी कि स्वपोषक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वपोषक बोलते हैं उसको, ऑटोट्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 8 में कि पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्वों का उपयोग किया जाता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नाइट्रोजन। सो क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कि सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रुमाशय। कौन से भाग में, द्रुमाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि सामान्य परिस्थिति में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलगम। चलिए हम लोग अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 10। सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो पौधों में इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाइलम जो है वो जड़ से पानी लेकर वो पूरा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। और जो ऑप्शन फर्स्ट में फ्लोएम है वो क्या करता है कि पूरा जो पौधों के द्वारा जो खाना बनाया जाता है वो खाना को लेकर वो जड़ तक लेके जाता है, यानी कि नीचे से ऊपर गया तो जाइलम, और ऊपर से नीचे यानी कि रूट तक, यानी कि जड़ तक जो खाना लेकर आया उसको हम लोग फ्लोएम बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है कि भोजन के पाचन में क्या मदद करता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लार जो है हम लोग का भोजन को पचाने में मदद करता है। प्रतिदिन हम लोग लगभग 1.5 लीटर लार को उत्पादित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि क्वेश्चन नंबर 3 कि टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है। टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का फुल फॉर्म क्या है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसका सही आंसर हो गया एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ADSL का फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। आप लोग मोबाइल यूज करते होंगे, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यानी कि नॉर्टन जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। नॉर्टन आता है, कैस्पर्स का आता है, वो सब क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है,
जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईपी, यूनिक आईपी एड्रेस, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के थ्रू से हम इंटरनेट तक किसी को कहाँ से वो इंटरनेट एक्सेस कर रहा है नहीं कर रहा है उसको हम वहां से पता कर सकते हैं, यानी कि आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से हम उसको पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु मौजूद होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन के एक अणु में ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3। और ओजोन कहाँ पे पाया जाता है? ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? समताप मंडल में, समताप मंडल में ओजोन पाया जाता है। ओजोन को नापने की इकाई क्या है? ओजोन को नापने का इकाई हम लोग डॉप्सल से नापते हैं, यानी कि ओजोन का इकाई जो नापते हैं, यानी कि ओजोन की सांद्रता कितनी है नहीं है उसको हम लोग डॉप्शन, किससे नापते हैं? डॉप्शन से नापते हैं ओजोन की इकाई। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 3, यानी कि एक ओजोन अणु में 3 ऑक्सीजन के अणु होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7 कि तापमान में डैश डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 डिग्री जब भी हम बढ़ाएंगे तापमान में तो क्या होगा? उसकी जो प्रतिक्रिया करने की स्थिरांक होगी वो दोगुनी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित कर लेती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाइनरी विखंडन। बाइनरी विखंडन का नाम सुने में जैसे कंप्यूटर में होता है बाइनरी कोड, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? 0 और 1, यानी कि इसमें 2 ही तरीके में विखंडित करते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी प्रक्रिया जिसको बोलते हैं बाइनरी विखंडन, यानी कि एक कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित करते हैं, उस प्रक्रिया हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी विखंडन बोलते हैं। चलिए अगला सेट नंबर 11 में है क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा प्रदान करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेलीनेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेलीनेट, यानी कि टेलीफोन नेटवर्क। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीफोन नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धनावेशित आयन को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धनायन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? धनायन बोलते हैं। धनावेशित आयन को हम लोग धनायन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायु प्रदूषण के कारण हम लोग श्वसन तंत्र में जो भी बीमारियां होती है उसी के कारण होता है, यानी कि वायु प्रदूषण के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया गया। कौन सा शामिल किया गया है? द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। और पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा क्लोरीन, चौथा है हीलियम। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। चलिए अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2-4, यानी कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2-4 कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, यानी कि हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका भी 2 होता है, यानी कि हीलियम का परमाणु संख्या 2 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 2 होता है। और कार्बन का क्या होता है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है। और 5 नंबर का आंसर जो हो गया वो सही हो गया, 287 किसका है? ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन का है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट लगा हुआ रहता है? जिसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 256 पोर्ट लगे होते हैं। किसमें लगे होते हैं? 256 पोर्ट आउटपुट, यानी कि जो हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं ना पेरिफेरल डिवाइस, जैसे माउस को कनेक्ट करने के लिए, प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए, उसी तरह का एक पेरिफेरल आउटपुट पोर्ट होता है। कितना होता है वो? 256 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और ये कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? कार्बन का कौन सा एक अपरूप है? जिसका सही आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, हीरा जो है वो एक कार्बन का अपरूप है। और इसका अपवर्तनांक कितना होता है? इसका अपवर्तनांक 2.42, यानी कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। और इसका जो संरचना कैसा होता है? चतुष्फलकीय है ना। हीरा का संरचना कैसा होता है? चतुष्फलकीय इसका हीरा का संरचना, जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में आया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यानी सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, सेट नंबर 12 देखते हैं।
साइंस का हम लोग सेट का सीरीज चल रहा है जो एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है। आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और जो कि अगला सीरीज हम लोग फिर लेके आएंगे इसका कंप्लीट, जितने भी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए सवाल है। चलिए अब इसमें सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम में कौन से दो रंग इनके दोनों सिरों का निर्माण करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैगनी और लाल रंग, है ना। कौन सा रंग होता है? बैगनी और लाल रंग, जैसे हम लोग देखते हैं कि वन विक्षेपण जो करते हैं उसमें। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, बैगनी और लाल रंग। और इसका हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक भी देखते हैं जिसको हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि बैगनी यानी कि VIBGYOR, वी से वायलेट यानी कि बैगनी, आई से इंडिगो यानी कि जामुनी कलर, जामुन वाला। बी से क्या हो गया? बी से हम लोग देखते हैं ब्लू यानी कि नीला। जी से क्या होगा? ग्रीन यानी कि हरा। वाई से क्या होगा? येलो यानी कि पीला। ओ से क्या होगा? नारंगी रंग। और आर से हो गया रेड, यानी कि जो सबसे फर्स्ट में है कौन है? बी यानी कि वायलेट बैगनी है, और सबसे लास्ट में कौन हो गया? रेड यानी कि लाल। क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि वर्णाक्रम में स्पेक्ट्रम में कौन सा दो रंग इनके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं, यानी कि पहला हो गया बैगनी और दूसरा हो गया रेड कलर यानी कि लाल रंग का निर्माण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोशिका। मानव शरीर भी क्या है? छोटी छोटी कोशिकाओं से बनी होती है। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक किया था। कौन सा किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक किया था। और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी, है ना, स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? हम लोग जो आकाशगंगा के निकट रहते हैं वहां का एक निकटतम गैलेक्सी का नाम पूछा, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, है ना। हम लोग कौन सा आकाशगंगा में रहते हैं? मिल्की वे। हम लोग मिल्की वे आकाशगंगा में रहते हैं। उसी से पूछा है कि आकाशगंगा के निकटतम यानी कि जो पास में है उसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी उसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिमान है तो इसका संवेग को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि संवेग को, है ना। जब भी हम संवेग को लिखेंगे यानी कि संवेग को हम लोग p से निरूपित करते हैं। p बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुना वेग, यानी कि m इंटू वी। m से द्रव्यमान, v से वेलोसिटी। इसको हम लोग बोलते हैं संवेग, यानी कि p बराबर m इंटू वी, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग। चलिए और इसमें एक और देख लेते हैं कि गतिज ऊर्जा किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? यानी कि गतिज ऊर्जा, है ना। गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है उसका? हाफ m यानी कि द्रव्यमान इंटू वी स्क्वायर, यानी कि हाफ mv स्क्वायर। ये क्या होता है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिया? क्वेश्चन नंबर 5 की घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी घरेलू मक्खी को वैज्ञानिक नाम उसका क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मज्जुका डोमेस्टिका, है ना। मज्जुका डोमेस्टिका घरेलू मक्खों का वैज्ञानिक नाम है। उसी तरह टिट्रिकम एवेस्ट्रियम, ये क्या है? ये गेहूं का है ना। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिट्रिका एवेस्टिकम, ये गेहूं का है। होमोसेपियंस किसको बोलते हैं? होमोसेपियंस मनुष्य को बोलते हैं, है ना। होमोसेपियंस किसको बोलते हैं? मनुष्य को बोलते हैं। होमोसेपियंस है। टिट्रिका एवेस्टिकम गेहूं का है और घरेलू मक्खी को क्या बोलते हैं? मस्का डोमेस्टिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि भट्ठियां जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करता है? इसका सही आंसर है उच्च तापमान को नापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का यूज करते हैं, है ना। उच्च तापमान क्या यूज करेंगे? पायरोमीटर का यूज करेंगे। एमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? एमीटर से हम लोग विद्युत धारा को नापते हैं, है ना। एमीटर से हम लोग किससे नापेंगे? विद्युत धारा को किससे नापते हैं? एमीटर से नापते हैं। बोलोमीटर क्या करते हैं? बोलोमीटर से हम लोग उष्मीय किरण, है ना। बोलोमीटर से क्या नापेंगे? उष्मीय किरण हम लोग बोलोमीटर से नापते हैं। चलिए 6 नंबर का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, पायरोमीटर से है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 4 तत्व सूचीबद्ध किए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। ऑर्गन, हीलियम, नियॉन और सोडियम। ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, ये सब कौन है? अक्रिय गैस है, जिसको हमको इनर्ट गैस बोलते हैं। कौन सा गैस? अक्रिय गैस है। कौन कौन सा? ऑर्गन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, रेडॉन होता है, जेनॉन होता है। ये सब क्या हो गया? ऑर्गन, मतलब अक्रिय गैस। और सोडियम क्या है? एक तत्व है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का डी, यानी कि सोडियम। चलिए अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 13। सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है? गैर संक्रामक मतलब जो फैलता हुआ आसानी से नहीं, है ना। वो कौन सा रोग होगा? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च रक्तचाप, यानी कि जिसको हाई ब्लड प्रेशर है तो क्या वो इधर उधर से फैल जाएगा? किसी को नहीं फैलेगा। और टाइफाइड क्या है? बैक्टीरिया से है वो।
टाइफाइड रोग बैक्टीरिया से होता है। इन्फ्लुएंजा क्या वायरस से होता है, वो इधर उधर फैल जाएगा। इसका सही एक का सही आंसर हो जाएगा उच्च रक्तचाप, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस में CFC होते हैं। CFC का मतलब क्या होता है, क्लोरो, है ना, क्लोरो फ्लोरो, सॉरी फ्लोरो ये हो गया, और कार्बन, यानी कि CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और 2 नंबर का आंसर हो गया प्रशीतक। प्रशीतक में हम लोग CFC का यूज करते हैं, जो रूम को ठंडा उंडा करने के लिए होता है ना। एसी हो गया, फ्रीज में भी CFC का यूज होता है, एसी में भी यूज होता है, मतलब उसको ठंडा करने के लिए प्रशीतक। 2 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, पहला का हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है कि वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगीकर्ता के लिए कंप्यूटर में संग्रहित होती है, वह कहलाती है। जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, कभी कभी वहां पे लिखा रहता है कुकीज एक्सेप्टेड, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुकीज बोलते हैं उसको। एक छोटा सा टेक्स्ट फाइल होता है जो कि आपके मोबाइल पे सेव होगा, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुकीज बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्पगंधा से, यानी कि ब्लड प्रेशर उससे हम लोग ठीक कर सकते हैं। कौन से पौधों से, सर्पगंधा से ब्लड प्रेशर हम लोग ठीक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि WW का आविष्कार किसने किया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टीम बर्सन ली के द्वारा WWW का आविष्कार किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट में हम लोग यूज करते हैं ना, उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार किसने किया था, टी बर्सन ली, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आविष्कार किया था, है ना। विंसेंट सर्फ, ये कौन है, विंसेंट सर्फ को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट के पिता, है ना, इंटरनेट के पिता हम लोग बोलते हैं विंसेंट सर्फ को। चार्ल्स बेबेज किसको बोलते हैं, कंप्यूटर का पिता, है ना, चार्ल्स बेबेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर के पिता बोलते हैं। और चार्ल्स बेबेज यानी कि कंप्यूटर के पिता। और एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हाल के एग्जाम में भी आया हुआ है कि आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसको बोलते हैं ना, आधुनिक कंप्यूटर कंप्यूटर के पिता किसको बोलते हैं। इसका सही आंसर है AL, है ना, AL ट्यूरिंग, है ना, AL ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर के पिता बोलते हैं, और ऐसे चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि उस मिशन का नाम बताया जिसमें से इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का एक विचार किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आदित्य L1। अभी इसरो के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, 10वें चेयरमैन, अभी के सिवन थे उससे पहले, अभी 10वें चेयरमैन नियुक्त हुए, इसका नाम है S सोमनाथ। इसका क्या नाम है, S सोमनाथ। इसरो के अभी करंट चेयरमैन, जो कि अभी 14 तारीख को के सिवन रिटायर हुए और 14 तारीख को ये अपना कुछ ज्वाइन किए 10वें इसरो के चेयरमैन के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से एक अम्ल और एक क्षार के बीच समानता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है। प्रक्रिया क्या होती है, उष्माक्षेपी। 7 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कि ग्लूकोज एक अणु डैश में टूटते हैं। इसका सही आंसर है ग्लूकोज के एक अणु पार्विक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पार्विक अम्ल में टूट जाते हैं। ग्लूकोज का एक अणु पार्विक अम्ल में टूट जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 6, यानी 6 12 6, यानी कि कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। ये क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। चलिए अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 14। सेट नंबर 14 में क्या है, सेट नंबर 14 में है कि गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। हम लोग सभी जानते हैं कि गति 3 नियम, पहला दूसरा तीसरा नियम, जड़त्व का नियम, दूसरा नियम, तीसरा भी नियम, वो कौन लॉन्च किए थे, वो न्यूटन लेके आए थे, गति के 3 नियम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिटमस विलियन से प्राप्त होते हैं। लिटमस जो है वो विलियन डैश से प्राप्त होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन से। लिटमस विलियन जो है वो लाइकेन से प्राप्त होते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा कि एक्सेल को कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करते हैं, कि जब भी हम MS एक्सेल को खोलेंगे और उसको फंक्शन की को एडिट मोड में जाने के लिए, वहां से उसको हम एडिट करने के लिए हम लोग क्या टिपेंगे, F2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि F2 को हम जब भी हम प्रेस करेंगे MS एक्सेल में तो हम लोग एडिट फंक्शन पे चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा में है कि ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रीन हाउस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है, ऊर्जा का क्षेत्र। यानी कि जब भी हम लोग बिजली बनाते हैं तो कोयला से बनाते हैं, कोयला को जलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकलेगा, तो क्या होगा वहां पे, ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र माना जाता है ऊर्जा क्षेत्र को।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस उत्पादन यानी कि आवश्यकता होती है। वो गैस नहीं होगा तो वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाएगी। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरत होता है? पानी की जरूरत होता है, जल का, CO2 का और सूर्य का प्रकाश, है ना। सूर्य का प्रकाश और हरा पौधा यानी कि क्लोरोफिल उसमें रहना चाहिए, यानी कि क्लोरोफिल रहना चाहिए, तब जाके वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा। यानी कि कौन कौन सा हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में उसको चाहिए, पानी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य का लाइट चाहिए, तब जाके हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया हम लोग कर पाएंगे। चलिए सेट नंबर 15। सेट नंबर 15 में क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित मतलब अलग कर सकते हैं हम। कितने हैं? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में हम लोग उसको विभाजित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, है ना। नक्षत्र वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण रात में तारा जो है वो टिमटिमाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि राइबोसोम डैश बनाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राइबोसोम क्या बनाते हैं? उसको प्रोटीन बनाते हैं। इसलिए राइबोसोम को हम लोग क्या प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। किसको? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं इसको हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 में है कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डैश के रूप में टूट जाते हैं। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ATP में टूट जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं वो? ATP में वो टूट जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दंत चिकित्सक द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। दांत का चिकित्सक का हो, गाड़ी का जो आगे का लाइट होता है ना उसके लिए यूज करता हो, दाढ़ी बनाते हैं हम लोग तो आईना, उसके लिए यूज करने के लिए हम लोग कौन सा? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं उसमें? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। और एक कॉमन होता है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा था कि साइड मिरर। जब भी हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो पीछे देखने के लिए साइड मिरर यूज करते हैं ना, उसमें क्या यूज करते हैं? उसमें हम लोग यूज करते हैं उत्तल दर्पण, है ना। उससे हम लोग क्या यूज करेंगे? उत्तल दर्पण यूज करते हैं, यानी कि गाड़ी का साइड मिरर में। और इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर सी, अवतल दर्पण। दांत को देखने के लिए अवतल दर्पण, सर्च लाइट जो टॉर्च होता है उसमें भी अवतल दर्पण यूज होता है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का यूज। उत्तल दर्पण सिर्फ होता है साइड मिरर, यानी कि गाड़ी को पीछे देखने के लिए उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पृथ्वी को सूर्य की प्रावैग्निक किरणों से कौन सुरक्षित करता है। हम लोग पीछे भी डिस्कशन किए हैं, ओजोन, है ना, कि जिसको हम लोग फॉर्मूला क्या उसको लिखते हैं O3, और मिलता कहाँ ये? समताप मंडल में ओजोन परत मिलता है ना, समताप मंडल में। इसको यूनिट क्या है? इसका यूनिट है इसका डॉप्शन, है ना। डॉप्शन से हम लोग क्या नापते हैं कि ओजोन परत कहाँ पे कितना उसका सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कितनी उसकी मात्रा वहां पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर नहीं, सेट नंबर 16। सेट नंबर 16 में क्या है कि वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, या किसके द्वारा विकसित की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IBM के द्वारा विकसित किया गया था। कौन किया था इसको विकसित? IBM, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को VGA रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के लिए प्रणाली विकसित किया था फर्स्ट टाइम। चलिए, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 206। कितनी संख्या होती है? 206 वयस्क मनुष्य के हड्डी की संख्या होती है। अब मनुष्य हड्डी किससे बना होता है? हड्डी बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट से हड्डी बना होता है ना। कैल्शियम फॉस्फेट से हड्डी बना होता है। चलिए अब आगे, सबसे छोटी हड्डी को क्या बोलते हैं? स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी जो कान में रहता है स्टेपिस उसको बोलते हैं। सबसे बड़ी हड्डी को क्या बोलते हैं? फीमर, जो जांग में होता है, कमर से लेके घुटना के बीच का जो जांग सबसे बड़ी हड्डी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में है कि GSLV का पूर्ण रूप क्या है ना। GSLV का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसका फुल फॉर्म। ASLV एक और होता है ना, कि ASLV, यानी कि ऑगमेंटेड, A से ऑगमेंटेड, S से सैटेलाइट, L से लॉन्च और V से व्हीकल, ऑगमेंटेड। PSLV मतलब पोलर, PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। 3 नंबर का आंसर क्या हो गया? 3 नंबर का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलता है उसको। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक तत्व जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है। इसका सही आंसर है, उसको वैज्ञानिक ने नाम दिया है मैटर। उसको वैज्ञानिक क्या नाम से बुलाते हैं? उसको मैटर के नाम से बुलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि OCR का पूर्ण रूप क्या है। OCR हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग OMR सीट भरते हैं तो OCR टेक्नोलॉजी से वो कंप्यूटर पे चेक होता है। इसका क्या नाम है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी,
5 का बी हो जाएगा कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन से उसको हम लोग रीड करते हैं, क्वेश्चन को चेक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, किस प्रकार के कोयले को कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? इसका आप जानते हैं कोयले में सर्वाधिक मात्रा कार्बन की सर्वाधिक मात्रा यानी सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला होता है और इसमें से कोयले की मात्रा लगभग 85% से अधिक होता है ना, 85% से अधिक उसमें होता है। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? छुई मुई एक पौधा, इसको आप टच कीजिएगा तो उसका पौधा क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, है ना। उसका पूछा है इसमें से वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिमोसा पुडिका, है ना। मिमोसा पुडिका मीन्स छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मादा एनोफिलीज मच्छर हमें इनमें से किस रोग का वाहक होती है? थोड़ा सा सोच के क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, हम 2 सेकंड रुक लेते हैं कि मादा एनोफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? जिसका सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि मलेरिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि डेंगू होगा, लेकिन नहीं, मादा एनोफिलीज मच्छर इनमें से मलेरिया वाहक का काम करते हैं। और डेंगू जो मच्छर होता है वो एडीज एजिप्टी, है ना, एडीज एजिप्टी होता है, AZE, एडीज एजिप्टी मच्छर के कारण डेंगू होता है और मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण मलेरिया होता है। और एक मच्छर का नाम होता है क्यूलेक्स, इसको क्या होता है? फलेरिया जो हो जाता है, क्यूलेक्स। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यानी सेट नंबर 17 देखते हैं कि समान डेटा प्रकार के संकलन डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरे उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एरे बोलते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन नंबर क्या है कि जो पोर्ट डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है जिस पर क्या बोलते हैं उसको? यूएसबी पोर्ट बोलते हैं, है ना। उसमें क्या डेटा को इधर से उधर हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर लगा सकते हैं कुछ भी। अगला क्वेश्चन क्या है कि सीसा और टिन के मिश्र धातु को हम लोग क्या बोलते हैं? सीसा और टिन के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सोल्डर बोलते हैं। अब क्या एक दो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, एक होता है कांसा, कांसा को क्या बोलते हैं? जिसमें भी होता है कॉपर तो रहता ही है साथ में, प्लस क्या होता है? कांसा में कॉपर प्लस एसएन यानी कि टिन रहता है उसमें, है ना। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? टिन बोलेंगे यानी कि SN, या फिर इसको आप टिन बोल लीजिए यानी कि कांसा में कॉपर प्लस टिन रहता है। और उसी तरह एक और होता है पीतल, सबसे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन इसी में होता है कि पीतल में क्या होता है? पीतल में भी कॉपर होता है, कॉपर दोनों में सेम है यानी कि तांबा, प्लस इसमें टिन हुआ और इसमें जिंक होगा, यानी इसमें क्या होगा? जिंक, यानी कि पीतल में कॉपर प्लस जिंक और कांसा में हो जाएगा कॉपर प्लस टिन यानी कि SN। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर, है ना। ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर। बैरोमीटर में क्या होता है? अचानक जब, है ना, अचानक क्या नीचे गिर जाएगा? बैरोमीटर का सूचकांक जब अचानक नीचे गिरता है क्या होता है? तूफान आने की संभावना होता है। जब वो धीरे धीरे नीचे गिरता है इसका मतलब क्या? बारिश होने की संभावना होता है। जब धीरे धीरे ऊपर उठता है इसका मतलब क्या? पूरा दिन साफ रहेगा। और ऑडियोमीटर से क्या होता है? ओडोमीटर से क्या होता है? वो गाड़ी चलाता है ना तो उसमें देखते हैं ना कि मीटर जो चलता है नापने वाला दूरी को, उसको हम लोग ओडोमीटर बोलते हैं। थर्मामीटर तो पता ही है आप लोग को, तापमान फीवर लगता है तो हम लोग वो नापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 5 में कि नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से मृदा की प्रकृति उर्वरकता बढ़ाने वाली फसल कहलाती है। मतलब कि नाइट्रोजन यौगीकरण करने के लिए हम लोग कौन सा फसल उसमें लगाते हैं? जिसको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फलीदार फसल हम लोग लगाते हैं नाइट्रोजन को स्थितीकरण करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारी जीव पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है? जिसको सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रस संवेदी। कौन सा रिसेप्टर रहता है? रस संवेदी रिसेप्टर होता है। और जीव का जो अग्रभाग यानी सबसे आगे वाला भाग उसका मीठा का अनुभव होता है, पीछे वाला भाग से खट्टा होता है, साइड वाला से थोड़ा सा कड़वा और तीखा, और जो अग्रभाग थोड़ा सा नमकीन और स्वाद का अनुभव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में कि प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाई होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स बोलते हैं, है ना। किडनी में क्या रहता है? नेफ्रॉन्स रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन में कि पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर डैश में परिवर्तित हो जाते हैं। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसमें हो जाते हैं वो? लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाधमनी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो होती है क्या होती है? महाधमनी होती है, इसको हम लोग एरोटा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित एक रिएक्टर है जिसका नाम है कामिनी? क्या नाम है उसका? कामिनी नाम है। और ये विश्व का पहला प्रथम रिएक्टर है जो कि उसका थोरियम यूरेनियम 233, है ना। क्या? यूरेनियम 233 यूज किया वो, मतलब विश्व का पहला प्रथम रिएक्टर है जो थोरियम, है ना,
थोरियम यूज करके, उसको यूज करके हम लोग उसको उपयोग किया है, थोरियम यूरेनियम U-233। चलिए अगला सेट हम लोग देखते हैं, सेट नंबर 18। सेट नंबर 18 में पहला क्वेश्चन है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन है कि डैश फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए। फूड पॉइजनिंग क्या होगा, सूक्ष्म जीव द्वारा खराब किए जाने भोजन को हम लोग खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है, कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉमन, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा। चलिए अब एक और होता है CAD, कंप्यूटर में आप लोग सुने होंगे, CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए एक और अगला क्वेश्चन है कि डैश दो या अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं उसको। विलियन हम लोग मिलाते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे, दो पदार्थ या दो से अधिक को समान मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक समूह जो है वो नहीं है, इसमें से कौन सा एक समूह नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोकोडा, एक जो पौधों को हम लोग 5 भाग में बांटता है, इसमें से नहीं है। टेरिडोफाइट है ही है, ब्रायोफाइट है ही है, जिम्नोस्पर्म है ही है, और एक होता है एंजियोस्पर्म। देखिए पहले टेरिडोस्पर्म हो गया, बायोस्फेयर बायोफाइट स्टेम रहता है, जिम्नोस्पर्म रहता है, एक होता है एंजियोस्पर्म, है ना, एंजियोस्पर्म, ये भी एक पौधा का कैटेगरी है। और एक क्या होता है, एक होता है थैलोफाइट, और एक और होता है थैलोफाइट। थैलोफाइट टोटल 5 प्रकार के हो गए ना, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइट, जिम्नोस्पर्म, बायोफाइट्स और टेरिफोडा, ये पौधों के 5 समूह में विभाजित करता है, और जो इसमें विभाजित नहीं करता है वो आंसर है 4 का सी, यानी कि प्रोटोकोडा, ये पौधों को 5 समूह में विभाजित नहीं करते, दूसरा कोई चीज दिया हुआ ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंटरफेस मैनेजर के नाम से उनको लागू मतलब लॉन्च करने का विचार था। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुआ था, 1975 में स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मिनी माता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारा, है ना, पारा का अधिक होने से कौन सा रोग होता है, मिनी माता रोग होता है। उसी तरह इटाई इटाई रोग किससे होता है, कैडमियम से होता है ना, एक होता है इटाई, है ना, इटाई इटाई, और टू लिख दिया, इसका मतलब इटाई इटाई रोग किसमें होता है, कैडमियम के कारण से होता है, इटाई इटाई रोग कैडमियम के कारण से होता है। मिनी माता पारा हो ही गया है। एक और होता है जो मानसिक क्षमता को प्रभावित करता है, वो कौन सा रोग होता है, लेड होता है, यानी कि सीसा से मानसिक क्षमता को प्रभावित करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सीसा से, यानी कि लेड के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ग्रेग मेंडल किसको बोलते हैं, अनुवांशिक के पिता उसको बोलते हैं, है ना, ग्रेग मेंडल को क्या, अनुवांशिकता का पिता, यानी जेनेटिक्स, ग्रेग मेंडल को हम लोग अनुवांशिकता के पिता के रूप में जानते हैं। लुईस पास्चर क्या किया था, लुईस पास्चर क्या, दूध का पौचीकरण के सिद्धांत को उन्होंने लॉन्च किया था, और एक क्या बनाया था, ये रेबीज का टीका, यानी कुत्ता जब काटता है तो कौन सा टीका लगाते हैं, रेबीज का, कौन वो किए थे, लुईस पास्चर किए थे। चार्ल्स डार्विन क्या है, चार्ल्स डार्विन का आप लोग किताब देखे थे कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का थ्योरी उन्होंने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्थानिक प्रजाति पौधों और पशुओं की वे प्रजाति जो डैश है एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, वो क्या होंगे, वो एक विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, उसी को बोलेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कि भारतीय नाभिक कार्यक्रम यानी कि इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक किसे माना जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। किसे माना जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को न्यूक्लियर कार्यक्रम के जनक माना जाता है। एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ कहाँ पे है, तमिलनाडु में 2 रिएक्टर है, जिसको क्या बोलता है, कुंडल कुल्लम, है ना, कुंडल कुल्लम है, और एक कल्पक्कम है, ये कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है वो दोनों कहाँ है, तमिलनाडु में है, कुंडल कुल्लम और एक कल्पक्कम तमिलनाडु में है। एक और देख लीजिए, और क्या है, एक गुजरात में कौन सा है, काकरा, गुजरात में कौन सा हो जाएगा, काकरा, काकरा पारा कहाँ है, गुजरात में है ना, काकरा पारा गुजरात में हो गया। कर्नाटक में कौन सा हो गया, कैगा हो गया, कर्नाटक में कैगा है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, नेरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। राजस्थान रावत भाटा, यानी कि राजस्थान में रावत भाटा है। और महाराष्ट्र में तारापुर है, आप लोग जानते होंगे तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। 9 का आंसर था ए। चलिए अब सेट नंबर हम लोग 19 देखते हैं। अगला सेट नंबर 19 में क्या कि आधुनिक विद्युत जनरेटर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधुनिक जनरेटर पे काम करता है। जनरेटर है क्या, वो कौन सा ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, वो क्या करता है, वो एक जनित यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि गन्ने के पौधे डैश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए प्रभावी
परिवर्तकों में से एक है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के परिवर्तकों में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए कोष को प्राप्त कर सके, यानी कि क्या होता है वो बाह्यतम होते हैं। कहाँ होंगे वो? बाह्यतम में ही होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन में क्या है कि आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख की या का डैश कहा जाता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामंजस्य। उसको सामंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सामंजन बोलते हैं, यानी कि फोकस दूरी को निकट और दूर की वस्तु को देखने के लिए एडजस्ट जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं सामंजन। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए डैश द्वारा ट्रॉपिकल जेल विकसित किया गया है। इसका मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट विकसित किया गया, उसका नाम पूछा गया, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टेम। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, थोड़ा सा और कर देते हैं। स्टेम सी में क्या है कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, है ना। ये इनको एक है ना कि कीटनाशक पड़ने से सही किसान के शरीर में कुछ ट्रॉपिकल जेल विकसित करते हैं, किया गया है। कौन विकसित किया? इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंक गणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। 7 नंबर क्वेश्चन में कि मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है ना। मिट्टी लालटेन हम लोग जलाते थे तो तेल क्या होता है, वो नीचे से ऊपर चला जाता है। वो किस कारण जाता है? वो किसी तत्व के कारण जाता है। किसी तत्व क्या? जैसे हम लोग पौधा लगाते हैं, पौधा के नीचे से जड़ में पानी आता है, वो भी ऊपर चला जाता है, वो किसी तत्व के कारण चला जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि रक्त डैश उत्तक का एक प्रकार है। रक्त क्या होता है कि कौन सा है? संयोजी उत्तक। किसका होता है आंसर? संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होगा? 7.4, है ना। रक्त का पीएच मान 7.4 और रक्त कैसा? क्षारीय होता है। चलिए अगला सेट नंबर लेते हैं। सेट नंबर 20 होगा कि मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है ना। मैग्नीशियम को हम लोग उसको डिनोशन में क्या लिखते हैं? मैग्नीशियम का हम लोग क्या? मैग्नीशियम को हम लोग लिखते हैं Mg, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मैग्नीशियम को हम लोग Mg से डिनोट करते हैं। मैग्नीशियम को हम लोग Mg से डिनोट करेंगे। उसी तरह हम लोग क्या बोलते हैं एक और MO। MO किसको लिखते हैं? मोल्डी डेनम, है ना। MO से क्या डिनोट करेंगे? मोल्डी डेनम, यानी कि ऐसे लिख देते हैं हिंदी में ही, मोल्डी डेनम हम लोग MO से डिनोट करते हैं। Mn से क्या डिनोट करेंगे? Mn से डिनोट करेंगे मैग्नीज, है ना। Mn से डिनोट क्या करेंगे? मैग्नीज। मैग्नीज। और एक आंसर क्या हो गया? एक आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम Mg से डिनोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर दूसरा कि प्रत्येक तत्व का एक नाम और डैश होता है या होती है, जिससे आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक, यानी कि नाम भी होता है और एक उसका सिंबल भी होता है, प्रतीक भी होता है उसको पहचानने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर तीसरा कि विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर क्या करते हैं? विटीकल्चर से हम लोग अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? विटीकल्चर बोलते हैं हम लोग, विटीकल्चर, है ना। और उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया गया कि पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? पीएसएलवी का हम लोग जस्ट थोड़ा अलग दूसरे सेट में भी बताया था। पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ये, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि पीएसएलवी का फुल फॉर्म। एडीज मच्छर हमने किनका वाक है? जस्ट 2 सेट पहले बताए थे कि मादा इनफ्लूएंजा मच्छर क्या होता है? मलेरिया का वाक होते हैं। और डेंगू का वाक क्या होता है? एडीज मच्छर, है ना। यानी कि 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेंगू, है ना। एडीज मच्छर से क्या होता है? डेंगू होता है। हैजा क्या होता है? एक वो जीवाणु वायरस है ना, बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड भी क्या होता है? बैक्टीरिया से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कि रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है, जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? उससे हम लोग बोलते हैं मृग मरीचिका बोलते हैं, है ना। मृग मरीचिका बोलते हैं। और ये किस कारण से दिखता है हमको? ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये किस कारण? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हम लोग को रेगिस्तान में हम लोग दिखता है कि नहीं वहां पे बहुत सारा पानी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मृग मरीचिका। या फिर अगर पूछे वो किस कारण से होता है तो वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 20 तक पहुंच गए और कृपया के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप लोग जल्दी इसका अगला सेट भी हम लोग इसको अगला सेट भी हम लोग डालेंगे। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद।